उधर उत्तरकाशी में आपदा कंट्रोल रूम द्वारा जानकारी मिली है कि मनेरी झील के पास बनी छोटी सी झील में एक बच्चे की सूचना मिली है, जिसके बाद से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे की रेस्क्यू में जुटी है। बच्चा स्कूल से घर आ रहे दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मनेरी झील में जामक सड़क के किनारे क्रिकेट ग्राउंड के समीप नदी में गड्ढे में आकर लगभग 50 से 60 मीटर गहराई वाली झील में बच्चा डूबा है, जिसका पानी भरा हुआ था और उस पानी में नहाते वक्त बच्चा डूब गया है। बच्चे की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभी जारी है। तो मनेरी झील में दरअसल एक बच्चा जब स्कूल से आ रहा था तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए उतरा था और इसी झील में जो है 50 से 60 मीटर ये गहरी झील बताई जा रही है, इसमें बच्चा जो है डूब गया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम बच्चे की तलाश में जुटी है, रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो मनेरी झील में का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चा अपने दोस्तों के साथ स्कूल से जब घर लौट रहा था तो उस वक्त वो नहाने के लिए उतरा और इसी झील में बच्चा जो है डूब गया है। 50 से 60 मीटर गहरी बताई जा रही है इस झील की गहराई। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल बच्चे की तलाश में जुटी है। तो उत्तरकाशी के मनेरी झील का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चा जो है गहरी झील में डूबा है। 50 से 60 मीटर इस झील की गहराई बताई जा रही है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक की शुरू हुई है। सीएम तीरथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। देवस्थानम बोर्ड पर हो सकते हैं बड़े फैसले, तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तीरथ कैबिनेट की बैठक जो है जारी है। देवस्थानम बोर्ड पर बड़े फैसले ले सकते हैं, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहला कैबिनेट है, ये बैठक है सीएम तीरथ सिंह रावत का। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुभाष, पहली कैबिनेट बैठक है ये सीएम तीरथ की, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, तीरथ सिंह रावत की ये पहली नहीं बल्कि दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले भी जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था प्रदेश में, उस दिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी कैबिनेट बैठक बुलाई थी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि मंत्रिमंडल बांटने के साथ ही जब उनको विभाग दे दिया गया तो उसके बाद ये बैठक मानी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये बैठक बुधवार को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई थी और आज ये बैठक लगभग 5:30 बजे सचिवालय में आहूत की गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है इस बैठक की, तो कि सभी मंत्रियों को विभाग पहले से दे दिए गए हैं। पहले की तुलना में जो कैबिनेट है वो बड़ी हो गई है। लगभग 11 मंत्री अब तीरथ सिंह रावत के पास हैं जो कैबिनेट में काम करेंगे, प्रदेश के लिए काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज की जो कैबिनेट बैठक है उसमें प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है, ये बात कही जा रही है। यानी कि अगर कुल मिला के कहा जाए तो तीरथ सिंह रावत की जो महत्वपूर्ण पहली कैबिनेट बैठक है वो आज आहूत की गई है और इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा के साथ ही मुहर भी लग सकती है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो चर्चाएं अभी तक खुलकर सामने आ रही हैं कि इस कैबिनेट बैठक में देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी संशोधन किया जा सकता है। यानी कि त्रिवेंद्र सरकार ने जो देवस्थानम बोर्ड तीर्थ पुरोहितों के लिए बनाए थे, उत्तराखंड के 4 धाम मंदिरों के लिए बनाए थे, उनमें संशोधन तीरथ सिंह रावत कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से जो पिंडा समाज था, कहा जा सकता है पूजा पाठ जो लोग करते हैं ब्राह्मण समाज था इन 4 धाम यात्रा के मंदिरों का, वो लोग काफी से नाराज चल रहे थे और उनका कहना था कि उनके हक हकूक को छीनने की कोशिश सरकार कर रही है और उससे वो काफी नाराज भी चल रहे थे। जिसके बाद वो कोर्ट पहुंचे थे। विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने घेराव किया था। तो कहा जा सकता है आज महत्वपूर्ण फैसला इस देवस्थानम बोर्ड के संशोधन में किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार शिक्षा मंत्री जब से अरविंद पांडे बने उनका एक ही बयान जारी होता था कि फीस एक्ट को प्रदेश में लाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। यानी कि गरीब का बच्चा हो या पैसे वाले का, सभी को बेहतर शिक्षा सस्ते दामों में मिलनी चाहिए। उसके लिए प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए फिक्स एक्ट लाएंगे। तो कहा जा सकता है कि इस कैबिनेट में
इस एक्ट को लेकर भी बात की जा सकती है और इसके साथ ही कुंभ में हो रहे कार्यों को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जा सकती है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ओपनर जी। करने पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और जैसे ही मंत्री गणेश जोशी को उनका विभाग मिला तो उसके बाद से ही उन्होंने इन सभी कर्मियों से वादा किया था कि वो कैबिनेट में इस मुद्दे को लाएंगे और इसमें संशोधन करके उनकी नौकरी वापस उनको दिलाएंगे। तो कहा जा सकता है कि ये मुद्दा भी कैबिनेट के समक्ष लाया जा सकता है, जिस पर सहमति के बाद इसे पास भी किया जा सकता है। कुल मिला के कहा जाए तो महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज होनी है और साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस कैबिनेट बैठक में लिए जाने हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तीरथ सिंह रावत की ये पहली कैबिनेट बैठक होगी मंत्रिमंडल के बाद जो विभाग उनको दिया गया उसके बाद। और केवल तीरथ सिंह रावत ही नहीं बल्कि जो मंत्री बनाए गए हैं नए 4, उनकी भी ये पहली कैबिनेट बैठक है। वो अपने विभागों से पिछले 2-4 दिनों में जो भी इसे जुटा पाए होंगे, जो भी समस्याएं वो अपने विभाग के लेकर आए होंगे, उसे वो कैबिनेट के समक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, वो उनके उन विभागों पर चर्चा करें, कैबिनेट में उन्हें संस्तुति दी। और कुल मिला के कहा जा सकता है क्योंकि सरकार के पास केवल 1 साल का समय बचा हुआ है, तो 1 साल में जिस तरीके से भी सरकार बेहतर प्रदर्शन कर पाती है, चाहे वो जनता के लिए हो, अधिकारियों के लिए हो या कुल मिलाकर नेता वर्ग और अपने विधायकों के लिए हो, क्योंकि बिल्कुल सुभाष, हालांकि समय बहुत कम है, 1 साल से भी कम समय है इस सरकार का। हालांकि आपको बता दें कि जो देवस्थानम है इसको लेकर तो बैठक जो है इस बैठक में चर्चा होगी खासतौर पर हरिद्वार में जो कुंभ है, इस कुंभ को और ज्यादा सुंदर और भव्य बनाने के लिए लगातार जो है सीएम तीरथ एक्शन मोड में है। क्या इस हरिद्वार में जो कुंभ का आयोजन होना है, जो कायदे से 1 अप्रैल से शुरू होना है, इसको लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है, इसको लेकर कोई फैसले लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया पहली कैबिनेट बैठक है मंत्रिमंडल के साथ विभाग बांटने के बाद, तो कहा जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे इन दिनों महाकुंभ चल रहा है, तो कुंभ को लेकर भी जरूर इस कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले तीरथ सिंह रावत द्वारा लिए जा सकते हैं। और ये साफ है कि तीरथ सिंह रावत के जो फैसले हैं वो बड़ी तेजी से वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरीके से उन्होंने लगातार जो फैसले लिए हैं उनसे कहा जा सकता है कि वो एक्शन मोड में जरूर है, क्योंकि कैबिनेट बैठक बुधवार को बुलाने की स्थगित की गई और आज बुलाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि आज सरकार को, यानी कि भाजपा सरकार को लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं उत्तराखंड में, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इसी वजह से भी आज कैबिनेट को बुलाया गया और बुधवार की कैबिनेट स्थगित की गई थी। यानी कि आज जरूर तीरथ सिंह रावत कुछ महत्वपूर्ण फैसले प्रदेश हित में ले सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया ओपनल कर्मियों का ये मामला है उसको कैबिनेट में रखा जा सकता है, वन विभाग के कर्मचारियों का मामला है उन्हें रख सकते हैं, खनन और आबकारी से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर भी यहाँ चर्चा की जा सकती है। सबसे खास बात यह है कि खनन और आबकारी दोनों ही विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, तो कहा जा सकता है कि इन दोनों ही विभागों को लेकर भी कैबिनेट में कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है सुभाष गौड़, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अपने आप में महत्वपूर्ण है ये कैबिनेट की बैठक है, ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक में किन मुद्दों पर फैसला ले सकते हैं। उधर हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के सचिव मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने तुलसी चौक में बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष मदन कौशिक का जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और संतों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया। महंत रविंद्रपुरी महाराज ने उन्हें मनसा देवी की चुनरी पहनाई और उन्हें मुख्यमंत्री बनने तक का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि मदन कौशिक की अगुवाई में बीजेपी फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा के रूप में प्रसिद्ध है, वैसे ही जनप्रिय नेता मदन कौशिक उत्तराखंड के मामा हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का जोरदार स्वागत किया गया। अन्य प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का हरिद्वार में रोड शो था, जिसमें जितने भी हरिद्वार के लोग हैं, जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, सब ने उनका स्वागत किया है। और हमारे मदन जी हरिद्वार के नहीं पूरे उत्तराखंड के ये ऐसे प्रिय नेता है कि इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं समझता हूँ जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मामा है, वैसे भी मदन कौशिक उत्तराखंड के मामा है। और मुझे आशा है कि जो अगला चुनाव होगा इनके उसमें मदन जी अपना जो है पूरा भाजपा को दोबारा लेके आएंगे। हमें यही विश्वास है कि दोबारा भाजपा उत्तराखंड में आएगी, उत्तराखंड में सरकार बनाएगी।
देश का भारतीय जनता पार्टी की कमान आने के बाद आज मैं जहां देहरादून में और अन्य जनपदों में गया, आज हरिद्वार के अपने शहर में आया हूं। मैं अभिभूत हूं यहाँ की जनता का स्नेह प्यार देखकर, और मैं एहसास भी कर रहा हूं अपनी जिम्मेदारी का कि आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक 2017 से ज़्यादा सीटों से जीते, यही मेरा प्रयास रहेगा। मदन कौशिक का हरिद्वार में भव्य स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साधु संतों ने उत्तराखंड का मामा बनने का आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का भी आशीर्वाद दिया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मेंद्र, मदन कौशिक का जोरदार स्वागत किया गया, ये तो दिख रहा है तस्वीरों में, पूरी तरीके से पुष्प वर्षा की गई और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो हरिद्वार के विधायक हैं मदन कौशिक, उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो हरिद्वार पहुंचे हैं और पूरे हरिद्वार में उनका रोड शो निकाला जा रहा है। अभी रोड शो चल ही रहा है और जगह जगह जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोग हैं या साधु संत हैं, वो उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। और मनसा देवी, मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत रविंद्रपुरी महाराज, उनके द्वारा भी उनका जोरदार स्वागत किया गया है। पुष्पों की वर्षा उनके ऊपर की गई है और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री बनेंगे और ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और उनके नेतृत्व में आने वाली जो सरकार है वो बीजेपी की हरिद्वार में बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि मदन कौशिक पूरे उत्तराखंड के लोकप्रिय नेता हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान मामा के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, उसी तरह से उन्होंने उत्तराखंड के मामा की संज्ञा मदन कौशिक को दी है और उन्हें खूब सारा आशीर्वाद यहाँ पर दिया है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। तो मदन कौशिक का हरिद्वार अपने गृह जिला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, साधु संतों ने आशीर्वाद दिया, पुष्प वर्षा की गई और पूरी तरीके से फूल मालाओं से लाद दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में नई तीर्थ सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में अपनी सरकार आने पर फ्री पानी देने के मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पानी के स्रोत में जितना पानी होगा उतना ही पानी दिया जाएगा। इसीलिए फ्री पानी देने के वादे को उन्होंने जनता को बरगलाने वाला वादा बताया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुनाव वर्ष पर बरसाती मेंढक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वर्ष 2022 के चुनाव के लिए विकास का जो है चुनाव का मुद्दा जो है वो मुख्य एजेंडा रहेगा। तो कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल काशीपुर पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखो पानी तो उतना ही है ना, कहाँ से दे देंगे वो पानी? स्रोत में जितना पानी होगा उतना तो दे पाएंगे। आप पार्टी कहाँ से दे देंगे? दिल्ली में क्यों नहीं दे पा रही वो पानी? ये तो जनता को बरगलाने की बात है यहाँ पर। लेकिन प्रदेश की जनता बिल्कुल हमारे सब समझती है कौन काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली सरकार है और जनता भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है 2022 में 2/3 बहुमत की सरकार बने। हम 2022 का हमारा विकास का मुद्दा होगा। जनता की समस्या, जो वायदे हमने पूरे किए वो वायदे हमने जनता के वायदे पूरे किए, इसलिए उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो काशीपुर पहुंचने पर बिशन सिंह चुफाल का भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने कहा कि 2022 में जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और इस दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसते हुए नजर आए बिशन सिंह चुफाल और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को बरसाती मेंढक करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितना पानी का स्रोत होगा उतना ही पानी जनता को मुहैया करवाया जाएगा और साथ ही कहा कि 2022 में विकास के मुद्दे पर चुनाव होंगे और एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी, ये दावा किया गया बिशन सिंह चुफाल का। डीडीहाट से विधायक है, 5 बार से विधायक है डीडीहाट से, और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का काशीपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान आम आदमी पार्टी पर बरसते हुए नजर आए बिशन सिंह चुफाल।
बात करते हैं काशीपुर की, जहां पर राणा फार्म से लेबर क्वार्टर में रह रहे लेबरों में 2 व्यक्तियों में शराब पीकर झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक राणा फार्म के में ड्राइवरी का काम करता था। दोनों युवक आमने सामने रहते थे। बीती रात मोहम्मद रफी और दूसरे व्यक्ति ने रात को एक साथ शराब पी। उसके बाद से किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद से विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों में लाठी डंडे चलने शुरू हो गए, जिसमें मोहम्मद रफी के सिर पर डंडा लगा, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गया। इलाज के लिए उसे रफीक के रास्ते में ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू हो गई है। तो शराब पीकर 2 लोगों में झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। चलिए बात करते हैं रुड़की की, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है। 4 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा था। और आपको बता दें कि ये जो पटाखा फैक्ट्री है, ये इलीगली चलाया जा रहा था। पिरान करियाल थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक फैक्ट्री में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बात करते हैं मसूरी की, जहां पर पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर गुरुवार को इंद्र कॉलोनी की महिलाओं द्वारा सभासद कुलपति राजचैला की अगुवाई में मसूरी गढ़वाल जल संसाधन अधिकारी का घेराव करके पेयजल के अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया। इंदिरा कॉलोनी की महिलाओं ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। लगातार अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लाइनमैन द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त है। लाइनमैन द्वारा बड़े लोगों को भरपूर पेयजल दिया जा रहा है, लेकिन आमजन बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। तो मसूरी का पूरा मामला है, जहां पर महिलाओं ने जल संस्थान का घेराव किया। पानी नहीं मिलने के चलते महिलाओं ने जमकर बवाल काटा। हमारी कॉलोनी में एक दिन की नहीं, हर रोज की यही परेशानी है। एक दिन क्लास भैया को फोन करो तो रोज ड्रामे बहाने मार देते हो। क्या बोलते हैं वो लोग? ये बोलते टैंक में पानी नहीं। टैंक में पानी का मतलब तो किसी का नहीं आना चाहिए ना, हमारा ही क्यों नहीं आ रहा? बहुत परेशान हो गए, पानी नहीं आता। कितने दिनों से नहीं आ रहा पानी? हो गए 2 टाइम, पूरी सर्दियों से नहीं आ रहा पानी। तो हम कभी किसी के घर से लगाते हैं, कभी किसी के घर से लगाते हैं। कितने दिन जाएंगे हम किसी घर? ये तो है कि क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 11 है, श्रीनगर स्टेट में आता है। यहाँ पे काफ़ी समय से क्या अभी देखो 2-3 साल से पानी की बहुत ही समस्या हो रही है। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो कुछ करने की लगन हो तो मंजिलें आसान हो जाती है और सफलता भी मिल जाती है। इस बात को सच करके दिखाया ऋषिकेश के प्रतीत नगर निवासी दीपा ने। दीपा बचपन से ही नेत्रहीन है और कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद दीपा आज बैंक में क्लर्क के पद पर नियुक्त हुई है। दीपा की पहली नियुक्ति उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 15 स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुई थी, क्योंकि नेत्रहीन होने के बाद जो मुकाम दीपा ने हासिल किया है उससे गांव के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिसके बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने दीपा को उनके घर जाकर शुभकामनाएं दी है। तो अपने आप में मिसाल है। दीपा नेत्रहीन होने के बावजूद कड़ी मेहनत से आज ये मुकाम हासिल किया है। उधर एसएसपी पौड़ी रेणुका देवी के निर्देश के मुताबिक जनपद में नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने और अवैध तरीके से नशे पदार्थों का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर जनपद में सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है, जिसके क्रम पर थाना सतपुली पुलिस द्वारा दुधारखाल रोड पर विजय सिंह की 2 पेटी अवैध अंग्रेजी की शराब पुलिस ने बरामद किया और गिरफ्तार भी किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैंथवाल ने बताया कि अवैध ढंग से नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध आगे भी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।